नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त और इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास सफ़र पर निकलने वाले हैं, गवर्नेंस की इस बड़ी सी गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि पॉलिटिक्स और सिविक्स बहुत बोरिंग या कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो ट्रस्ट मी, आज आपका नज़रिया बदलने वाला है। हम इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल सिंपल एवरीडे लैंग्वेज में समझेंगे। नो हैवी जार्गन, बस क्लियर और रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स। तो रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस है, एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। हम किसी टेक्स्ट बुक की तरह बोरिंग रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि बेसिक लॉजिक से समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉस, ये सब हमारी और आपकी जिंदगी का ही तो हिस्सा है, राइट? तो आज के इस सफर में हम इन 5 मंजिलों से गुजरेंगे। लोकतंत्र आखिर है क्या? इसकी सबसे खास बातें क्या हैं? वोट सच में कौन दे सकता है? डेमोक्रेसी के 2 रूप कौन से होते हैं? और फाइनली इसकी अच्छाइयां और बुराइयां। बस यही 5 स्टेप्स। तो पहला स्टेप, लोकतंत्र आखिर है क्या? हम सबने ये वर्ड हजारों बार सुना है, पर इसका कोर मीनिंग क्या है? आगे बढ़ने से पहले एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए। सोचिए जरा, ये वर्ड डेमोक्रेसी किस ग्रीक वर्ड से बना होगा? टेक अ गेस। अगर आपने डेमोक्रेसी सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये वर्ड लिटरली अपना मीनिंग खुद समझाता है। इसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। डीमोस का मतलब है लोग और क्राटोस का मतलब है रूल। तो इन शॉर्ट, रूल बाय द पीपल, यानी जनता का राज। एक ऐसी जगह जहां पावर किसी एक राजा के पास नहीं, बल्कि पब्लिक के हाथ में होती है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर एकदम परफेक्टली सम अप करना हो ना, तो ये लाइन सुनिए। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। इट्स सिंपल, पावरफुल और पूरी तरह से स्पॉट ऑन। अब एक और टेस्ट आपकी मेमोरी का। ये आइकॉनिक लाइन किसने कही थी? ये इतनी फेमस है कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में बढ़ाई जाती है। जी हां, ये कहा था अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन ने। ये लाइन इसलिए इतनी पॉपुलर है क्योंकि ये डेमोक्रेसी की असली आत्मा को बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, इसकी सबसे खास बातें क्या हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी को सच में डेमोक्रेसी बनाती हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, असली पावर उनके पास होती है जिन्हें आप और मैं चुनते हैं। फाइनल डिसीजन लेने का हक उन्हीं इलेक्टेड लीडर्स का होता है। दूसरी चीज, इलेक्शंस एकदम फ्री और फेयर होने चाहिए। अगर कोई किसी को डरा धमका के वोट ले रहा है, तो भाई वो डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा लोगों को अपने मन की बात बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, मीटिंग्स करने की छूट होनी चाहिए, और बेसिक फ्रीडम्स जैसे आने जाने और काम करने की आज़ादी, ये सब बिल्कुल क्रूशल हैं। वैसे एक बड़ा मज़ेदार फैक्ट बताता हूं आपको। इंडिया में 1988 से पहले वोट डालने की एज एक्चुअली 21 साल थी। फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ और इस एज लिमिट को ड्रॉप करके 18 साल कर दिया गया। सोचो, इस एक छोटे से चेंज ने अचानक से करोड़ों यूथ को पावर देगी। इट्स अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ ये सिस्टम टाइम के साथ अडैप्ट करता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है 2005। इस साल इंडिया में आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था। ये आम नागरिक के हाथ में एक बहुत बड़ा वेपन है। इसने आपको और मुझे ये पावर दी कि हम डायरेक्टली सरकार से क्वेश्चंस पूछ सकें और ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर सकें। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना थोड़ी है, ये हर रोज सरकार को अकाउंटेबल रखने का काम है। तीसरा स्टेप, वोट आखिर दे कौन सकता है, यानी ये लोग आखिर हैं कौन? टेक्निकली तो हम कहते हैं रूल बाय ऑल, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में कुछ बेसिक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे माइनर्स या क्रिमिनल्स को यूजुअली वोट का हक नहीं होता। पर अगर हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो काफ़ी शॉकिंग चीज़ें मिलती हैं। एंशिएंट ग्रीस में औरतों और स्लेव्स को वोटिंग राइट्स थे ही नहीं। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड जैसे सुपर डेवलप देश में औरतों को नेशनल लेवल पर वोट देने का हक पता है कब मिला? 1971 में। तो हाँ, ये जो द पीपल की डेफिनेशन है ना, ये टाइम के साथ काफ़ी इवॉल्व हुई है। चौथा सेक्शन, डेमोक्रेसी के 2 रूप। जी हां, यह सिस्टम एक जैसा नहीं होता। इसके मेन 2 फ्लेवर्स हैं। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां सिटीजन्स खुद डायरेक्ट डिसीजंस लेते हैं, बिना किसी मिडलमैन के। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां हम और आप अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और फिर वो हमारे बिहाफ पर लॉज बनाते हैं। इंडिया और यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज में यही सेकंड मॉडल चलता है, क्योंकि सोचिए ना, करोड़ों लोगों का हर रोज एक जगह मिलकर लॉज बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम कैसे करती है? इसके कुछ अपने खास टूल्स हैं, जैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है रेफरेंडम। स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड में ये काफ़ी कॉमन है।
अगर सरकार कोई लॉ लाना चाहती है तो पब्लिक डायरेक्टली उस पर यस या नो वोट करती है, मतलब पावर डायरेक्टली जनता के हाथ में होती है। और हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये पूरा स्ट्रक्चर चलता है इलेक्शंस के थ्रू। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बेसिकली दो तरह से चुनते हैं। पहला, टेरिटोरियल बेसिस पर, जैसे आप अपने स्पेसिफिक एरिया से एक एमएलए या एमपी को वोट देते हैं। दूसरा होता है फंक्शनल बेसिस पर, जैसे एक टीचर्स एसोसिएशन अपना लीडर खुद चुनता है। ये सिस्टम गवर्नेंस को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। अब चुनाव तो हो गया, पर आगे क्या? गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? वेल, इसके 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, लेजिस्लेटिव, जिनका काम है लॉज बनाना। दूसरा, एग्जीक्यूटिव, जो इन कानूनों को लागू करते हैं यानी इंप्लीमेंट करते हैं। और तीसरा पिलर है जुडिशरी, यानी हमारा कोर्ट सिस्टम। इनका काम है ये चेक करना कि लॉज ठीक से फॉलो हो रहे हैं और लोगों को इंसाफ मिल रहा है। ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी स्टेप पर, इसके अच्छाइयां और बुराइयां। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट? एक तरफ डेफिनेटली इसके बहुत से प्रोज हैं। इस सिस्टम हमारी फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है। सरकार डायरेक्टली हमें अकाउंटेबल होती है। अगर ठीक से काम नहीं किया तो जनता उन्हें अगले इलेक्शन में बाहर कर सकती है और पावर का ट्रांसफर बिल्कुल पीसफुल होता है। पर देखिए, कॉन्स भी हैं। अब जब इतनी सारे लोगों से सलाह लेनी हो तो डिसीजंस डेफिनेटली स्लो हो जाते हैं। और हाँ, कभी कभी गलत लीडर्स भी मेजॉरिटी से जीत सकते हैं। ऊपर से इलेक्शंस करवाना एक काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और सबसे बड़ा इशू, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कई बार पॉलिटिशियंस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय सिर्फ अगला इलेक्शन जीतने पर फोकस करने लगते हैं। तो लो भाई, आज हमने बेसिक्स से लेकर इसके प्रोज और कॉन्स तक पूरा मैप समझ लिया। पर जाने से पहले मैं आपके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ना चाहता हूं। इतनी सारी खामियां और कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद भी क्या डेमोक्रेसी ही हमारे लिए सबसे बेहतर रास्ता है? क्या प्रैक्टिकली कोई और ऐसा सिस्टम है जो हमें इतनी आज़ादी और आवाज़ दे सकता है? इस बारे में आराम से सोचेगा ज़रूर। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। मैं था आपका दोस्त और आपसे फिर जल्द ही मिलूंगा एक नए एक्सप्लेनर के साथ।